Students, let's start our lectures. In previous class, we have started network theorems and today we will be completing our first unit. तो आज हमारा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा. बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एज वेल एज नेटवर्क थ्योरम्स, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस सब हमारा फर्स्ट यूनिट था. वो बेसिकली आज हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, तो हमने पिछली क्लास में बेसिकली नेटवर्क थ्योरम्स में रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कंपनसेशन थ्योरम वी हैव कंप्लीटेड. After that, we have studied principle of duality. In the previous class, we have studied the principle of duality. Okay, जिसमें हमने सीखा था कि भी एक नेटवर्क का बेसिकली दूसरा ड्यूल नेटवर्क हम ड्रॉ कैसे करते हैं. ठीक है, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स लिए थे. फर्स्ट वन ये इसका ड्यूल नेटवर्क बनाया था. तो पहला अगर फिर से स्टेप हमें क्या करना, जितने नंबर ऑफ मैसेज हैं उतने नंबर ऑफ नोड्स ली थी हमने. ठीक है, 1 2 3 और एक लास्ट में फोर्थ जो बाहर डेटम नोड लिए. ओके, फिर हम क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते थे जो कि डेटम नोड या फिर रेफरेंस नोड के पास जाता था या फिर दूसरी नॉन रेफरेंस नोड के पास जाता था. अगर कॉमन है दो मैसेज के बीच में तो वो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में जाएगा. और हमने क्या कहा था कि भाई रेजिस्टेंस का जो ड्यूल है वो कंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का ड्यूल कैपेसिटेंस है, ओपन स्विच का क्लोज स्विच है, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स एंड करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स है, वैसे वैसा. और दूसरा ये कहा था हमने कि उसकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस आपकी जो एलिमेंट है वो चेंज कर जाएगी. जिसमें हमने इस एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे 1 फेराइड था तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 हेनरी बन गया. ओके, ये 2 हेनरी था तो यहाँ पे 2 फेराइड बन गया. ओके, तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी देख लिया था. अब ये है नेक्स्ट. ये थ्योरम्स आपके आरटीयू सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन नहीं है फिर भी उन्होंने पूछ लिया है. और गेट और कंपटीशन एग्जाम ईएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है. सिंपल है, छोटे छोटे, इनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आज हम नेटवर्क थ्योरम्स खत्म कर देंगे. तो नेक्स्ट थ्योरम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आज टेल्जेंस थ्योरम. ओके, टेल्जेंस थ्योरम बेसिकली हम पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम पढ़ चुके हैं. उसके अंदर वो क्या कहता था कि भी एक पूरे क्लोज सर्किट के अंदर पावर अब्सॉर्ब बराबर होगा किसके, पावर सप्लाइड के. या फिर मैं कहूँगा समेशन ऑफ ऑल पावर विल बी इक्वल टू 0. बस उसी प्रिंसिपल बेस्ड है टेल्जेंस थ्योरम. तो ये बेसिकली क्या कहता है, द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर the n number of branches in an electrical network is 0. इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालोगे, कोई भी एलिमेंट के कोई ब्रांच के अंदर अगर निकालना होगा तो क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वोल्टेज है उसके क्रॉस और करंट क्या फ्लो कर रहा है उसके थ्रू. ठीक है, सपोज n नंबर ऑफ ब्रांचेज इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैव I1 I2 I3 IN respectively instantaneous current through them. These current satisfies KCL, किरचॉफ करंट लॉ. मैंने माना कि भी सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ ब्रांचेज है और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I1 I2 I3 IN तक. ठीक है, और सारी जो ये है करंट्स है वो KCL को सेटिस्फाई करता है. सेम उन n ब्रांच, ये तो करंट उनकी ब्रांच के थ्रू है, ठीक है, उनमें से गुजर रहा है. दूसरा, उन ब्रांचेस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने मानी वो क्या मानी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो मानी है V1 V2 V3 अप टू Vn. और ये सारी वोल्टेज किसको फॉलो कर रही हैं, किरचॉफ वोल्टेज. ठीक है, तो जो टेल्जेंस थ्योरम वो कहता है सम ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू 0. यानी V1 I1 इज इक्वल टू, ऐसे पहली ब्रांच में V1 होगा और उसमें करंट क्या होगा, सपोज I1. सिमिलरली अगर दूसरी ब्रांच है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा और उसके अंदर जो करंट होगा वो I2 होगा, एंड सो ऑन. और इन सबको समेशन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0. ठीक है, ये हम चेक भी कर सकते हैं. So this is Telgen's theorem, where Vk is the instantaneous voltage cross the kth branch and Ik is the instantaneous current flowing through this branch. Okay. Up next, Telgen theorem is applicable to lumped networks that consist of, हमने दो टाइप के नेटवर्क पढ़े थे, लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में एप्लीकेबल नहीं है. ओके, तो lumped network that consist of linear, non-linear, time variant, time invariant and active and passive elements. ये सारी की सारी चीजें क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं. ओके,
इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे, जैसे व्हाट इज टेल्जन थ्योरम ये। और इसमें हमें कौन सा साइन कन्वेंशन लगाना है, पैसिव साइन कन्वेंशन, जो हम पढ़ चुके हैं। याद, अगर आपको याद होगा पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता था कि एक एलिमेंट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज V है, ओके, दिस इज V, ओके, और इसमें करंट एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन से, सपोज I, ओके। तो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है या फिर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो जो पावर होगा वो हमारा क्या है, क्या कहेगा, पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। और इसे हम क्या कहेंगे, पावर अब्सॉर्ब्ड, देखो, ठीक है। और दूसरा कन्वेंशन हमने क्या, सेम, अगर सपोज फॉर एग्जांपल यही सेम सिचुएशन हो, प्लस V, और करंट अगर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो पावर, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो पावर अब्सॉर्ब विल बी नेगेटिव, या फिर इसे हम कह सकते हैं पावर सप्लाइड, ओके। पॉजिटिव से अगर बाहर निकल रहा है तो पावर सप्लाइड, और पावर अब्सॉर्ब कब होगा, जब पॉजिटिव के अंदर एंटर करेगा, ओके। दिस इज पैसिव साइन कन्वेंशन, यही हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो अब इसमें कहा है कि वेरीफाई द टेल्जेंस थ्योरम फॉर द गिवन सर्किट, यानी वेरीफाई यानी हर एक जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। अब इंस्टेंटेनियस पावर निकलने के बाद में इन तीनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अगर इन तीनों का एडिशन 0 आता है, मतलब बेसिकली हमारा सर्किट सही भी है और टेल्जेंस थ्योरम हमारा वेरीफाई भी होगा, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए और उसके उसी ब्रांच के अंदर करंट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, तीन ब्रांचेस है, तीन एलिमेंट्स है, तो तीनों के अगर मुझे वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 वोल्ट, देखो प्लस माइनस मुझे पता है, ये 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस, ओके। तो पैरेलल वोल्टेज क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे 2 एम्पियर ब्रांच, 2 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट, नो डाउट, ओके। सिमिलरली 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट, ओके, सिंपल। अब मुझे इसके अंदर तो पता चल गया, मुझे वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, बट मुझे इस 10 वोल्ट के अंदर करंट नहीं पता, ओके। सिमिलरली मेरे को 10 ओम के अक्रॉस भी करंट नहीं पता, तो निकल सकता है वो, तो सिंपली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो करंट होगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 1 एम्पियर। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये याद रखने वाली है। कोई भी एलिमेंट्स के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ट्रेवल करेगा, तो ये कितना आ गया, 1 एम्पियर, ओके। अब देखो 1 एम्पियर कहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, और 2 एम्पियर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो केसीएल निकाल सकते हो आप, देखो 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है तो 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाना चाहिए, 1 एम्पियर, हेंस केसीएल भी सेटिस्फाई हो गया, ओके। देखो ये सिमिलरली इसी को ड्रॉ किया मैंने, ओके। तो अब 10 वोल्ट के अंदर करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। चलो अब निकालते हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज। तो सबसे पहले हम पावर पावर इसमें निकालते हैं, पावर इसके अक्रॉस क्या है, अब्सॉर्ब्ड होगा या फिर सप्लाइड होगा, बाद की बात देखेंगे। देखो 10, अब इसके अंदर पावर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, तो 10 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ओके। तो 10 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कितना हो जाएगा आपका, 10 वाट, ओके। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और पॉजिटिव का मतलब पावर अब्सॉर्ब, ओके, पैसिव साइन कन्वेंशन हमने देखा था। अब हम 2 एम्पियर के अक्रॉस देख लेते हैं, तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 वाट। अब करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल एंटर कर रहा है मतलब पावर क्या होगा, नेगेटिव, ओके, नेगेटिव। तो 20 वोल्ट नेगेटिव, या फिर मैं कह सकता हूँ +20 पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर कर रहा है, सप्लाइड हो रहा है, ओके। नाउ 10 इसके अक्रॉस देखते हैं, 10 वोल्ट है, 1 एम्पियर करंट है, तो कितना आ जाएगा फिर से 10 वाट, और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा है, तो फिर से कितना होगा, 10 वाट पॉजिटिव, और ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड। तो देखो, तो इन तीनों को अगर ऐड करोगे, ये नेगेटिव था, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -20 +10 +10 कितना हो जाएगा, 0 वाट। या फिर पावर डिलीवर्ड बाय इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब, हेंस टेल्जन थ्योरम इज
वेरीफाइड, है ना। समझ में आया? ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, मिलमेंस थ्योरम। ओके, मिलमेंस थ्योरम क्या कहता है? ये कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के काम में आता है। ओके, तो फर्स्ट ये है आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज, अगर ऐसे वोल्टेज इनफाइनाइट बहुत सारे वोल्टेजेस ऐसे पैरेलल में लगी होंगी और उन वोल्टेज के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा, या फिर कहते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इस तरह से ये इतनी सोर्सेज पैरेलल में कनेक्टेड होंगी तो आप नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं इन तीनों को रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी इन तीनों या फिर मानो इतनी सारी जो पैरेलल में लगी हुई है इन सबको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? एक इक्विवेलेंट वोल्टेज से और साथ में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। ओके, और ये आरएल मेरा क्या है? लोड। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसके अंदर करंट निकालो तो आप इनको केवीएल केसीएल से या फिर नोडल मेश एनालिसिस करते जाओगे। अगर आपको पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है कि भाई इन सारी जो जितनी भी पैरेलल वोल्टेजेस हैं और साथ में सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं, इस फॉर्म में अगर कोई भी सर्किट है तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं? इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन सबकी इक्विवेलेंट वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इसको एक सिंपल एक केवीएल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मिलमन्स थ्योरम क्या कहता है? When a number of voltage sources V1, V2, V3, Vn are in parallel having internal resistance R1, R2, R3 respectively, okay, so parallel में, then the arrangement can replace by a single equivalent voltage source V, very single source voltage V, in series with an equivalent series resistance R. Okay, in other words, it determines the voltage across the parallel branches of the circuit which have more than one voltage source, that is reduces the complexity of the electrical circuit. Okay, अब इसकी यूटिलिटी कहाँ में यूज आता है? The utility of Millman's theorem is that the number of parallel voltage sources can be reduced by one equivalent source. इतने दो कितने पैरेलल पाथ है? n नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, इनको मैंने सिर्फ एक पैरेलल पाथ से रिप्लेस कर दिया। अब इनकी वैल्यू क्या होगी मैं बताऊंगा। ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्व द पैरेलल ब्रांच, सीरीज में नहीं, सीरीज के लिए अलग बात की बात करेंगे। अगर पैरेलल, अगर ऐसा कुछ अगर लगा होगा तो हम उसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो, इस वोल्टेज V की वैल्यू क्या होगी? ये है वोल्टेज, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, इसको करना है V1 इंटू G1। व्हाट इज G1? G1 इज कंडक्टेंस, G1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1। समझ में? तो जो भी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, V1 इंटू G1 प्लस V2 इंटू G2, ऐसे अपॉन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस, G1 प्लस G2 प्लस 3। तो जो आंसर निकलेगा वो जो V निकलेगी वो ये निकलेगी। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? इसको और तरीके से लिख सकते हो, V1 अपॉन G1 क्या होता है? 1 अपॉन R1, तो V1 अपॉन R1 ही लिख लो ना आप सिंपली, V1 अपॉन R1 प्लस ये क्या होगा? V2 अपॉन R2 प्लस एंड सॉन, ऐसे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय G1 G2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सॉन। तो देखो ये जो इक्वेशन है V की और ये दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, जिस जिस फॉर्म में आपको याद रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, V1 अपॉन R1 दिस और फिर नीचे 1 अपॉन R1 R2 के रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इससे जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगी? हमारी V निकलेगी। ठीक है, अब ये R क्या होगा? R कुछ नहीं है, सिंपली मुझे बताओ ये सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। और इनको ऐड कैसे होंगे? 1 अपॉन R में ऐड होंगे। तो देखो R इज इक्वल टू 1 अपॉन G, तो 1 अपॉन G1 प्लस 2 ऐड कर लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म याद कर सकते हो आप, ये दोनों रख सकते हो याद या फिर ये रख सकते हो। ठीक है, चलो, तो सिंपल मिलमेंस थ्योरम क्या कहता है? मिलमेंस थ्योरम ये कहता है अगर n नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस
पैरेलल वोल्टेज और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। और ध्यान रखने वाली चीज है ये प्लस माइनस देखो लिख रखा है। अगर यहाँ पे ये उल्टी, ये अगर मैं उल्टी लगा दूं, माइनस प्लस लगा दूं, उल्टा लगा दूं वोल्टेज सोर्स माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, प्लस। ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, चलो। अब क्वेश्चन है, यूजिंग मिलमैन्स थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आरएल इन द फिगर। मुझे वोल्टेज निकालनी है वीएल और करंट निकालना है आईएल। तो अगर इसने कह दिया कि मिलमैन्स थ्योरम से यूज कर लो, अगर नहीं कहा होता तो आप क्या कर सकते थे? केवीएल लगा लो, केवीएल निकाल के सॉरी लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, जो मर्जी आपके है। लेकिन उससे फिर हमारे क्या पड़ता है? वो लंबा पड़ता रास्ता बहुत। अगर मुझे पता है कि मेरे पास ट्रिक है कि ऐसी जब भी ऐसा सर्किट होगा तो मैं उसको मिलमैन्स थ्योरम यूज करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब क्या कर दूंगा? एक तो वोल्टेज सोर्स होगी यहाँ पे सपोज, उसको मैंने ई कह दिया, और सीरीज में इसके क्या जुड़ जाएगा? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको मैंने आर से डिनोट कर दिया। ओके, और ये कहाँ लगा दिया? आरएल के अक्रॉस, ठीक है। आरएल कितना है? 3 ओम। इस सर्किट को मैं तुरंत इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, बस किसकी हेल्प से? मिलमैन्स थ्योरम से। चलो सबसे पहले ई निकालते हैं। ई क्या कहता है? ई क्या कहता है? ई विल बी, मैंने अभी बताया था आपको, E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2। अब प्लस आएगा, प्लस E2 आएगा, माइनस E2 आएगा। माइनस आएगा क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस ऊपर है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव आ गया, तो माइनस I2। ये क्या है? प्लस E3। देखो ये रहा इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट विल बी क्या आएगा? प्लस E1 अपॉन R1 माइनस, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये माइनस है, माइनस E2 अपॉन R2। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा? इस वोल्टेज सोर्स पे। ओके, प्लस E3 डिवाइडेड बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये क्या निकल जाएगा? अपना इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ओके, अब इक्विवेलेंट ये देखो सबका निकल गया। इक्विवेलेंट कितना आया? 2.11 वोल्ट। ओके, तो हमारा ई इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। ओके, इज माय इक्विवेलेंट, और ये मेरा आर इक्विवेलेंट। ओके, चलो ये हो गया। अब 2.11 वोल्ट हो गया, सिंपली निकाल दो। ये 0.2 एस 0.25 एस, ये बेसिकली क्या है? 1.5 का उल्टा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स या फिर साइमेंस। सीमेंस हो सकता है या फिर ओम इनवर्स हो सकता है, आपकी मर्जी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? आर इक्विवेलेंट याद करो, मैंने ऐसे निकाला था, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो कितने हैं? 3 है, तो देखो ये लिखा है। अब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट के लिए करना है, जो भी आंसर है उसको 1 अपॉन में करना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये सिंपल। ओके, और यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस माइनस नहीं होंगे इसके। तो ये कितना आ जाएगा? 1.05 ओम। तो देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया मेरा। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये 2.11 वोल्ट, और ये 1.05 वोल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और यार अब तो इसमें सिंपल आप केवीएल लगा सकते हो। मुझे आईएल निकालना है, तो आईएल क्या होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो मेरा करंट आ गया 0.52 एम्पियर। और ये वोल्टेज क्या आएगा? वोल्टेज विल बी आईएल इंटू 3। आईएल निकल चुका, ठीक है। तो प्लस टू माइनस ही जा रहा है, ये भी प्लस टू माइनस जा रहा है, तो अच्छी बात है। अगर करंट अगर ऐसे जा रहा होता तो वीएल की वैल्यू क्या हो जाती? माइनस हो जाएगी, है ना। माइनस 1.56 वोल्ट होती है, लेकिन ये प्लस टू माइनस है और हमको प्लस टू माइनस ही करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? वीएल इज इक्वल टू 1.56। तो ये मिलमैन्स थ्योरम से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जल्दी सॉल्व हो गया। नहीं तो आप नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस करते रहते, 2-3 पेज लगते उस पर, ठीक है। कहाँ 3 इक्वेशन बनती, 4 इक्वेशन बनती, उनको सॉल्व करते। ओके, तो ये मिलमैन्स थ्योरम ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में आता है। तो मिलमैन्स थ्योरम अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगी हुई है तब काम में आता है। इसका एक और है ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम। वो कब काम में आता है? वो ये रहा ड्यूअल मिलमैन थ्योरम। ये काम में आता है जब
करंट सोर्स, करंट देखो याद करो, वोल्टेज सोर्स क्या होती है, वोल्टेज सोर्स में होता है आपका वोल्टेज और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है उसका, सीरीज में। ओके, ये वोल्टेज सोर्स है। और करंट सोर्स क्या होती है, करंट सोर्स आपकी एक ये होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है, उसके पैरेलल में। तो ये क्या है, ये सारी की सारी ये करंट सोर्स, ये करंट सोर्स, ठीक है। अब अगर ऐसी करंट सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, ये R1 R2 R3 क्या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ड्यूअल मिनिमम थ्योरम कहता है कि इन सबको हम उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो RL तो एज इट इज रहा, ओके, इस ब्लू वाले पार्ट को सपोज n आपकी करंट सोर्स थे, उनको मैंने एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, I इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी I1 इंटू R1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, ये I इक्विवेलेंट की होगी। ये प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, ऐसे होता है और आप ऐसे मान रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। ओके, तो ये देखने वाली चीज है। ओके, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कुछ नहीं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं इनको, सबको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली सिंपली, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये हमारा ड्यूअल्स मिनिमम थ्योरम, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम में आता है कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने। तो अब यहाँ पे जाके अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ओके, विथ ऑल बेसिक्स, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका, थ्योरम्स कंप्लीट हो चुका, नोडल मैश एनालिसिस हो गया, ड्यूअल नेटवर्क कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अभी ये पूरा क्या था, डीसी एनालिसिस था, इसमें एसी एनालिसिस हमने देखा ही नहीं, एसी सोर्स है ही नहीं, हमारी जितनी भी सोर्स देखी वो सारी क्या देखी, डीसी, डीसी करंट देखा या फिर डीसी आपका वोल्टेज देखा, ठीक है। साइनसोइडल पे एसी पे तो आ ही नहीं हम, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्योंकि रेजिस्टेंस एसी हो चाहे डीसी हो दोनों के लिए सेम बिहेव करता है, ओके, लेकिन इंडक्टेंस और कंडक्ट सॉरी ये इंडक्टर और कैपेसिटेंस ये अलग करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली थोड़ा बहुत ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एसी के लिए और डीसी के लिए, सेम एज इट इज इंडक्टर कैसे बिहेव करता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, सेकंड यूनिट चालू हो जाएगा हमारा उसमें। ओके, तो हम बेसिकली एसी पहले फर्स्ट पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स का बेसिक्स नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम थ्योरम्स पे। ओके, तो यहाँ पे अपना थ्योरम्स कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए, कोई भी थ्योरम में कोई डाउट है तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। चलो एज यूजुअल हम कुछ कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, गेट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, ओके, नाउ चलो दिस इज द क्वेश्चन, क्या पूछा है, द थ्री सर्किट टर्मिनल, ये तीन सर्किट टर्मिनल है shown in the figure are part of an electric circuit. Total power absorbed by the three circuit element in watts is, power absorbed पूछा है इसमें, ठीक है, निकाल लो, पावर ऑब्जर्व कैसे निकलेगा, V इंटू आई प्लस वी इंटू आई प्लस वी इंटू आई, कैलकुलेट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है जल्दी। सर 300 वाट, 300 वाट। नहीं नहीं नहीं, कहीं गलती करी है, देखो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक कही होगी कहीं ना कहीं, देखो एक बार वापस। 330 330। 330 सर, सॉरी, थ्री हाँ थर्टी मैं वाट हाँ मैं वही कह रहा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, गुड, 330 वाट्स ऑब्जॉर्ब। तो इसमें क्या आएगा आपका, देखो 10 एम्पियर इसमें जा रहा है, ये प्लस टर्मिनल है, ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज माय प्लस टर्मिनल। ओके, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एज इट इज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मुझे इन दोनों के बीच में तो करंट तो पता है, यहाँ पे करंट क्या होगा, केसीएल, इस नोड पे अगर केसीएल लगाओगे तो 10 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना होगा 2 एम्पियर। ओके, चलो पावर ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, पावर ऑब्जर्व का मतलब ये होता है कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर पावर ऑब्जर्व क्या होगा,
100 इंटू 10 कितना होगा 1000 वाट्स प्लस कौन सी के अंदर, इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर। और इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो पावर ऑब्जर्व क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव माइनस 80 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये आपका 640। ओके, ये आपका होगा 640 वाट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखिए फिर से ये नेगेटिव टर्मिनल एंटर कर रहा है तो फिर से नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 15 टू 30। ओके, तो इन तीनों का समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 330 वोल्ट। ओके, सिंपल, गेट का क्वेश्चन था 1 नंबर का। ओके, नाउ दिस इज द ऑप्शन, आपको निकालना है द इम्पिडेंस लुकिंग इनटू नोड्स 1 एंड 2। ये 1 और 2 नोड्स के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस जो भी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास ये करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। देखो 9 और 1 के ओम बेसिकली किसमें, सीरीज में। ओके, तो मैं सीरीज में तो इनको मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा 10 के, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 किलो ओम्स। ओके, और ये मेरा 100 ओम इसके पैरेलल में, ये 100 ओम। ओके, फिर ये 1 और 2, इसको मैं ये क्या है आपकी डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ओके, इसका एरो का डायरेक्शन देखो, मैंने यहाँ रीड्रॉ किया है तो ये नीचे की तरफ है, लेकिन मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ये कितना आ जाएगा 99 IB। व्हाट इज IB? IB इज द करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये रहा IB। अब थोड़ा आसान होगा आपके लिए, तो इस सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर दिया। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, अगर सपोज ये इंडिपेंडेंट सोर्स होता तो आप क्या करते थे, इसको शॉर्ट सर्किट करके, अगर डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स होता शॉर्ट सर्किट कर देते और इक्विवेलेंट निकल रेजिस्टेंस निकाल लेते। अगर ये करंट सोर्स होता इंडिपेंडेंट तो ओपन सर्किट कर देते फिर निकाल देते। लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट है तो आप नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, याद करो। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकते हो प्लस माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी रख दो 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट, और उसमें सपोज करंट आपने निकाल लिया, सपोज आई नॉट इज करंट फ्लोइंग ड्यू टू दिस। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, या जेड इंपेडेंस कितना आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है आई नॉट। तो मुझे बस इस सर्किट के अंदर क्या निकालना होगा, आई नॉट। ओके, अब ये 1 वोल्ट है तो देखो मुझे बताओ पैरेलल में इस नोड की वोल्टेज कितनी बन गई 1 वोल्ट, तो 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ऐसे मुझे बताओ इस 10 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी 1 वोल्ट। ओके, अब करंट निकल सकता है, इसके अंदर करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय 100।
ये लो 100, ओके। और इसके अंदर करंट कितना होगा, नीचे की तरफ ही होगा, प्लस टू माइनस, करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाएगा एलिमेंट्स के अंदर, तो प्लस टू माइनस इसके अंदर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 10K, ओके, ये हो गया। अब सपोज ये आपका हो गया, अब IB क्या होगा मुझे बताओ, अगर 1/10 के नीचे की तरफ है और IB का डायरेक्शन ऊपर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB, IB की वैल्यू होगी -1/10 के। ये ध्यान रखने वाली चीज है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज सॉरी पोलरिटी और डायरेक्शन, इससे आंसर आपका गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, मुझे आई नोट निकालना है, तो इस नोड पे आप KCL लगा सकते हो, लगा लीजिए। देखो आई नॉट, ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं और सपोज यहाँ पे करंट अपना बाहर की तरफ जा रहा है, ओके, तो मैं इस नोड पे, यहाँ पे इस नोड पे KCL लगा सकता हूँ, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आई नॉट प्लस, ओके, प्लस 99 IB, करंट एंटर कर रहा है दोनों का, ओके, 99 IB। अब आउटगोइंग करंट इसमें कितना है 1/100, 1/100, ओके, और इसमें कितना है, नीचे करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है 1/10K, 10K मतलब 10,000, यहाँ लिख लो 10,000 मतलब 1 2, ये लो और ये, ओके। अब मेरे को आई नॉट चाहिए, आई नॉट, अब IB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB, ये देखो ये रही IB की वैल्यू, पुट कर दीजिए यहाँ पे IB की वैल्यू, वो -1/10K, ओके, तो इसको कैंसिल करो, यहाँ पे माइनस लिख दो, इसको हटाओ, इंटू 1/10K मतलब ये आ जाएगा 10 1 2 3, ओके। आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आई नॉट की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/50, ओके। और अब 1/50 आ गया तो आई नॉट की वैल्यू 1/50 आया तो आई जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 50, बस, तो यही आंसर है आपका, है ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, आंसर इज A 50, सिंपल। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, तो ये प्रैक्टिस से आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके, ओके। चलो और एक और सिंपल क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन था, what is this, in the interconnection of ideal source shown in the figure it is known that 60, ये ध्यान रखने वाली है, 60 वोल्टेज सोर्स, 60 वोल्ट कौन सा है, ये रहा, is absorbing power, okay, absorbing power, which of the following can be the value of current source I, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 10 एम्पियर हो सकती है, 13 एम्पियर हो सकती है, 15 एम्पियर हो सकती है, 18 एम्पियर हो सकती है, बताओ। ये क्वेश्चन में दे रखा है 60 वोल्ट अब्सॉर्ब कर रहा है पावर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, 10 एम्पियर हो सकती है, 13 एम्पियर हो सकती है, 15 एम्पियर हो सकती है, 18 एम्पियर हो सकती है। देखो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत, कौन सा, फर्स्ट फर्स्ट ए ऑप्शन, गुड। देखो कैसे, अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ एनालाइज करना है, कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। देखो अब मुझे बताओ, ये इसमें कहा है कि 60 वोल्ट, मुझे बताओ यहाँ से करंट कितना आएगा, यहाँ इस ब्रांच में करंट कितना है 12 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में देखो ये 12 एम्पियर, ये तो करंट सोर्स है, तो यहाँ पे 12 एम्पियर करंट है, तो अब 12 एम्पियर करंट कुछ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, अब
क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है, बट क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि भाई 60 वोल्ट सोर्स इज अब्जॉर्बिंग पावर। अब्जॉर्ब कब करेगा? जब पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? नीचे की तरफ। ओके, ठीक है। तो टोटल करंट कितना है? 12 एम्पियर। अब 12 एम्पियर से दो करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो ये करंट और ये करंट, दो इन दोनों का समेशन कितना हो सकता है? 12 एम्पियर। ओके, तो अब मुझे बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर इसके अंदर करंट 0.111 एम्पियर ही जा रहा होगा और इसके अंदर कितना जा रहा होगा? सपोज 11.99 एम्पियर, तो आई वाला करंट 12 एम्पियर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, 13 एम्पियर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लाई करंट ही 12 एम्पियर है, तो 12 एम्पियर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 12 एम्पियर से जो भी करंट कम वाला है वो आंसर आएगा। कितना आया? 10 एम्पियर। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम पे, है ना? तो ये ए ऑप्शन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? बहुत सिंपल सवाल है, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? फोर वोल्ट। वेरी गुड, 4 वोल्ट। ये भी गेट का क्वेश्चन था। कैसे निकालोगे? सिंपल, ये 2 और 2 किस में है? सीरीज में, 4 ओम। 4 इंटू 4 किस में आ गया? आपके पैरेलल में। तो 4 इंटू 4 का पैरेलल कितना होगा? 2 ओम। 4 प्लस 2 ओम कितना होगा? 6 ओम। तो टोटल यहाँ पे इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? 12/6 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। खत्म, ये 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, तो करंट क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड, 1 एम्पियर इसमें जाएगा और 1 एम्पियर इसमें जाएगा। और ई नॉट पूछा है, ई नॉट विल बी 4 इंटू करंट, तो 4 इंटू 1 विल बी 4 वोल्ट। ऑप्शन सी। बस, ओके। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे, है ना? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने असाइनमेंट दिया था उसका डिस्कशन। अच्छा